नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हो या जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो। तो किसी भी परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, कह रहा है कि ईमेल पता abcdef gmail.com ये अवैध है, ये गलत है। ईमेल पता ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्योंकि ईमेल पते में एक और कुछ होना चाहिए, क्या? एक संख्यात्मक वर्ण होना चाहिए, ठीक है? अधिकतम एक डॉट होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस होना चाहिए, ये केस सेंसिटिव तो होता नहीं है ईमेल, ये एट द रेट होना चाहिए। एट द रेट से मेरा आशय है, जैसे आप कोई ईमेल आईडी बनाते हो, एट द रेट से पहले जो लिखा होता है उसे कहते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं रामू 315 एट द रेट gmail.com, ठीक है? तो ये जो रामू 315 लिखा है ये क्या है? इसे कहा जाता है यूजर नेम, ठीक है? ये यूजर नेम है और ये gmail.com क्या है? ये है डोमेन नेम और ये एट द रेट से जुड़ा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एट द रेट, ठीक है? अब यहाँ पर केस सेंसिटिव या 1 2 3 जैसे वर्ड्स भी आप अंक भी डाल सकते हो, ठीक है? हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट देखो, ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान क्या है? डॉट जेपीजी, ठीक है? अच्छा, ये डॉट जेपीजी है, एक शब्द और आपने सुना होगा जेपीईजी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका सही उत्तर होगा डॉट जेपीजी। और जेपीजी का पूरा नाम क्या होता है? इसको याद रखो, ज्वाइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है? ये हाँ, इसका फुल फॉर्म एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म्स आप याद रखो, ठीक है? तो ग्राफिक्स फाइल में एक्सटेंशन की पहचान क्या है? एक्सटेंशन की पहचान है डॉट जेपीजी। नेक्स्ट देखो, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप याद करिएगा, एक निबल। और ये हर एक एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न आता है, एक निबल बराबर 4 बिट के, ठीक है? वहीं अगर हम एक बाइट की बात करें तो ये 8 बिट के बराबर होती है या फिर 2 निबल के बराबर होती है, ठीक है? 1024 बाइट किसके बराबर होता है? ये 1 किलो बाइट के बराबर है। ये किलो बाइट में लिख रहा हूँ, केबी का मतलब है किलो बाइट, ठीक है? वहीं अगर मैं केबी को इधर ले आऊं और मैं लिखूं 1024 किलो बाइट बराबर है 1 MB के। ये MB क्या है? ये है मेगा बाइट, ठीक है? ठीक है, अब आप मेगा बाइट को इधर ले आओ, यानी कि 1024 MB बराबर क्या होगा? 1 गीगाबाइट के, 1 GB, ये है गीगाबाइट, ठीक? अब गीगाबाइट को इधर ले आओ, यानी कि मैं अगर लिख दूं 1024 गीगाबाइट, ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा 1 TB के, टीबी मतलब होता है टेराबाइट, क्लियर है बात? अब टीबी को उठा के इधर ले आओ, यानी कि 1024 TB इक्वल टू क्या होगा? ये होता है 1 TB, यानी कि डेटा बाइट के, ठीक है? एक अब पीबी को उठा के इधर ले आओ, यानी कि 1024 पेटा बाइट इक्वल टू होगा 1 EB के। ईबी क्या है? ईबी है एक्साबाइट, एक्साबाइट, ठीक? अब ईबी को उठा के इधर ले आओ, यानी कि 1024 एक्साबाइट इक्वल टू होता है एक जेडबी। जेडबी होता है जेटाबाइट, जेटाबाइट, ठीक? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक ईबी इक्वल टू, हाँ, एक जेडबी। अब जेडबी को उठा के इधर ले आओ, यानी कि 1024 जेडबी यानी जेटाबाइट इक्वल टू होगा 1 YB। 1 YB क्या है? ये YB होता है योटा बाइट, योटा बाइट। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया था 1024 गीगाबाइट, गीगाबाइट कहाँ पर है? 1024 गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट के, ठीक है? हाँ, याद रखिए इनको सबको, ये सारे के सारे आप फेयर में उतारिए और इनका रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? जो जंक ईमेल है, जंक ईमेल, ठीक? या इसी को कहते हैं ईमेल स्पैम, स्पैम, या इसी को कहा जाता है अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल, ठीक? ये तीनों नाम एक ही हैं, तो याद रखिएगा इसको कहे, इसको जो जंक ईमेल है, हाँ, वो होगा स्पैम।
अच्छा, ये होता क्या है? ये दरअसल एक अवांछित ईमेल है, याद रखो। ये दरअसल एक अवांछित ईमेल है जो अनेक व्यक्तियों के पास, अनेक व्यक्तियों को उनके ईमेल एड्रेस में भेजा जाता है। ईमेल एड्रेस में भेजा जाता है, ठीक है? तो तभी मैंने लिखा है ये एक बल्क ईमेल है, अनसॉलिसिटेड। क्लियर है बात? हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 5वां। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम है कंप्यूटर विषय से संबंधित। ठीक है। कंप्यूटर और इंटरनेट का जब आप उपयोग करते हो, तो उपयोग करने में अनेक व्यक्तियों को जो अवांछित और अवैध रूप से भेजा गया संदेश होता है, उसे कहते हैं, आप उसे कहते हो स्पैम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कौन सा कथन गलत कह रहा है? ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होता है, बिल्कुल सही है। आपके पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग, आप अपने जो पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करते हो, उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हो। ये तो गलत है। 1 से अधिक ईमेल आईडी बनाए जा सकते हैं, ठीक है? एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए, ये भी ठीक है। ईमेल आईडी केस संवेदी होता है। केस सेंसिटिव होता है क्या ईमेल आईडी? ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो बी और डी होगा, ठीक है? बी और डी। नेक्स्ट देखो, नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? फिर से समझो, असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके आधार पर प्राप्त किया जाता है, प्रसारित किया जाता है? तो आपने बीसीसी का नाम सुना है और सीसी का नाम सुना होगा। जैसे जब आप ईमेल बॉक्स में जाते हो, तो एक टू ऑप्शन आता है, बीसीसी, सीसी, और यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, ठीक है? हाँ, ये 4 आपको आइकन्स दिखते हैं, यानी कि 4 आपको लिखे हुए शब्द दिखते हैं। तो 2 ये इम्पोर्टेंट है, 2 ऑप्शन आपको भरना पड़ता है। अब देखो, सी का आशय होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी यानी जो कार्बन कॉपी भेजे जाने वाले का ईमेल एक पता होता है। बीसीसी, ये इसके द्वारा, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप कई सारे ईमेल्स किसी को भेजते हो, तो वो फिर चेक नहीं कर पाता है कि आपने किसको-किसको भेजा है। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान मेल अधीन किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है असंबंधित प्राप्तकर्ताओं से? आंसर होगा बीसीसी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको अगर ईमेल भेजना है, तो उसके लिए अनिवार्य क्या है? उसके लिए अनिवार्य है एक ईमेल आईडी होना। जब तक आईडी नहीं होगा, ईमेल एड्रेस होना, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कैसे भेज पाओगे? ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? कौन-सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है? डॉट हो सकता है, @ भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखो हाइफ़न नहीं होता है, ठीक है? और स्पेस भी नहीं होता है, स्पेस, ये स्पेस नहीं होता है। आप कोई भी ईमेल लिखो, जैसे मैं लिखूँ राम 3174 @gmail.com, इसमें आप स्पेस नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है, वह क्या है? ईमेल का एक उदाहरण जो वेब मेल नहीं है, याहू मेल, जीमेल, एओएल मेल, ये भी होता है। एओएल बोले तो अमेरिका ऑनलाइन, ये एक वेब मेल है, ठीक है? इसका सही उत्तर होगा मोज़िला थंडरबर्ड। ये क्वेश्चन सारे आपके पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएल 2022, और मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा, और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। मैं आपको बताऊँगा आगे, आपके जो 1262 जूनियर असिस्टेंट था, उसमें भी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, ठीक है? चलो देखो, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ण सिर्फ़ एक बार आना चाहिए? कौन-सा है जो एक बार आना चाहिए? आप कोई भी डालो, लेकिन जो होता है वो एक बार आता है, ठीक है? उसे, हाँ, वो एक बार आता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ये था 11, और ये है क्वेश्चन नंबर 12। ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करो। ये लेबल क्या होता है? दरअसल ईमेल को वर्गीकृत करने के लिए लेबल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दो, जैसे हम, कोई ईमेल आया और कई सारे ईमेल आ गए, तो इन ईमेल को जब आप वर्गीकृत करते हो, तो वर्गीकृत करने में आप लेबल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? लेबल का प्रयोग किया जाता है, और लेबल फ़ोल्डर की तरह काम करते हैं। जो भी लेबल होते हैं, वो एक फ़ोल्डर की तरह, हाँ, काम करते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन में आओ, लेबल
और ऐसा पे कथन की पहचान करो। लेबल ईमेल को फ्लैग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। लेबल ईमेल का मिलान नहीं करते हैं क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रवाहित होते हैं, ठीक है? मिलान नहीं करते हैं क्योंकि वे आपके इनबॉक्स में प्रवाहित करते हैं। जी नहीं, जब आप इनको वर्गीकृत करोगे तो ये आप मैचिंग करके वर्गीकृत करते हो। आप एक ईमेल पर एकाधिक लेबल लागू नहीं कर सकते हो, ये भी गलत है, ठीक है? लेबल को ईमेल को एक ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्येक लेवल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हो। बिल्कुल सही है, यही डी पार्ट सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एट द रेट, प्राप्तकर्ता का नाम अ, चिन्ह से पहले आता है, जैसे ये एट द रेट लिखा है और यहाँ पर होता है यूजर नेम, ठीक है? और यहाँ पर होता है डोमेन नेम। कह रहा है कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है आपसे। पूछा है कि प्राप्तकर्ता का नाम यानी यूजर का नाम एट द रेट चिन्ह से पहले आता है, ये तो सही है, गलत तो है नहीं। ये है प्राप्तकर्ता का नाम। नेक्स्ट देखो, डोमेन नेम एट द रेट चिन्ह के बाद आता है, तो हाँ ये बाद में है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत पूछा है आपसे वो हो जाएगा, ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, टॉम लिंसन निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए प्रसिद्ध है? टॉम लिंसन किसके विकास के लिए प्रसिद्ध है? ये ईमेल के विकास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक। अच्छा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आपसे पूछा जाता है। ये करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ये कार्य करता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको। और इसका विकास किसने किया था? विकास किया था रे टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसी में अगर मैं आपसे एक बात और समझाऊं, जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से ईमेल को इधर उधर भेजते हो, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजते हो, ईमेल भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ईमेल भेजने में इंटरनेट के माध्यम से किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो? तो ईमेल भेजने में आप करते हो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप संदेश इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हो, ये तो आपने भेजा है, अब आप प्राप्त कर रहे हो। संदेश प्राप्त करने में या ईमेल प्राप्त करने में आप किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो? किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा पीओपी। पीओपी से आशय है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ये दोनों बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, भारतीय मूल के शिव अय्यादुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं ईमेल के आविष्कार से। नेक्स्ट देखो, जीमेल में 2 दिनों से पुराने मैसेज को खोजने के लिए निम्नलिखित में से क्या दर्ज करना चाहिए? तो याद रखिएगा क्या दर्ज करना चाहिए? ये दर्ज करना चाहिए आपको ओल्डर ओल्डर अंडरस्कोर ओल्डर देन 2D। जैसे 2 दिनों से आप पीछे जा रहे हो तो फिर ये आप टाइप करोगे। अगर आप 1 महीने पीछे जा रहे हो तो फिर 1M टाइप करोगे। अगर आप 2 महीने पीछे जा रहे हो तो 2M टाइप करोगे, ठीक है? ये पूरा आप लिख दीजिए, आप उतने पुराने ईमेल प्राप्त करते जाओगे। अगर आप 1 साल पुराना पाना चाहते हो 1Y, 2 साल पुराना प्राप्त करना चाहते हो तो फिर Y। ये आप टाइप करते रहिए और ये पूरा सेम रहेगा। तो फिर आप उन मैसेज को प्राप्त करते जाओगे। तो आंसर होगा ओल्डर देन 2D, ठीक है? क्लियर बात? अच्छा ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप ये मुझे बताइए, कुछ मैं खोजकर्ताओं के नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा एचटीएमएल का विकास किसने किया? क्या पता है आपको? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने। और कब किया? 1989 में, ठीक है? मैं अगर आपसे पूछूं डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का विकास किसने किया? इसका भी आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। कब किया? 1989 में, ठीक है? और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का जो पहला आम प्रयोग हुआ था, वो 6 अगस्त 1991 में हुआ था। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, मोज़ैक ये क्या है? मोज़ैक ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, ठीक है? और मोज़ेक का इस्तेमाल किसने किया था? दरअसल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू में इस्तेमाल होने वाला मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है और इसका 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 विकास किसने किया था? याद रखिएगा मार्क एंडरसन। इसका विकास मार्क एंडरसन ने किया था 1993 में, ओके? हाँ,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा गया है और अन्य एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो 15 GB ये फ्री डेटा स्टोरेज देता है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, जब एक ईमेल किसी यूजर के द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया मेल कहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे सपोज करो ये आप हो, ठीक है, ये कोई अन्य बंदा है, आप हो प्रेषक और ये है कोई अन्य बंदा, ठीक है, जिसको आप मेल भेज रहे हो। आपने कोई मेल इसको भेजा, तो फिर अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो आप मेल भेज रहे हो, अगर प्रेषक चेक करना चाहे कि ये मेल कहाँ गया है, हमारे किस बॉक्स में है, तो फिर वो कहाँ उसे मिलेगा। भाई इसने भेजा है, इसने सेंड किया है, तो वो उसे सेंट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, इस फोल्डर में मिलेगा। नेक्स्ट देखो, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा किस फोल्डर में आते हैं। आपकी जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें प्रेषक के द्वारा ईमेल हमेशा किस फोल्डर में आते हैं, वो स्पैम के रूप में आते हैं। स्पैम के रूप में। दरअसल यदि आप किसी मेल को स्पैम के रूप में चिन्हित करते हो, तो उस प्रेषक के जितने भी ईमेल होंगे, वो हमेशा-हमेशा स्पैम फ़ोल्डर में ही रखे जाते हैं। ठीक है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पैम। फिर से याद रखो, आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के जो भी ईमेल आते हैं, वो स्पैम फ़ोल्डर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनचाहे मेल होते हैं? अनचाहे मेल कौन है? अनचाहे मेल है स्पैम। ठीक है? अनचाहे ये जो मेल होते हैं, उन्हें स्पैम कहा जाता है। और ये वर्म क्या है? ये वर्म लिखा है। दरअसल वर्म एक वायरस है, ठीक है? और ये अपनी कॉपी खुद बनाता है, खुद बनाता है। अच्छा, एक शब्द इसमें और आप देख रहे होंगे, ट्राजन हॉर्स, सॉरी ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, ये क्या है? ये ट्रोजन हॉर्स ये भी एक वायरस है और ये स्वयं को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। और जब ये अपने आप को स्वयं एक उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है, तो जो यूज़र होता है, वो इसमें क्लिक कर देता है। लेकिन वास्तव में ये उपयोगी सॉफ्टवेयर होता नहीं है, ये एक वायरस के रूप में हमारे सिस्टम में होता है, ठीक है? ऐसी स्थिति में जो ट्रोजन हॉर्स है, ये जो अपनी कॉपी है, स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है? वर्म और ट्रोजन हॉर्स में एक ही अंतर है कि वर्म अपनी कॉपी खुद बनाता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। जब आप क्या करते हो, तो जीमेल आपको इससे बाद में, दिन में, कल, इस सप्ताह के अंत में या सप्ताह के बाद या अगले सप्ताह फिर से पेश करने का विकल्प देता है। जब आप ये वाला विकल्प चुनते हो, स्नूज़ अ मेल, फिर से समझो, ये आप दरअसल मैं जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप ईमेल बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इन विकल्पों का चयन करके हाँ, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करिए, तो वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। जब आप इस ऑप्शन में जाते हो, तो जीमेल आपको कितना समय आप लेते हो, उस समय में जो विकल्प डेटा है, उसको बाद में आपके समक्ष पेश करने का एक विकल्प देता है। तो याद रखिएगा, स्नूज़ अ मेल। नेक्स्ट देखो, सीसी क्या है? सीसी है कार्बन कॉपी। सीसी है कार्बन कॉपी, ठीक है? क्या है? कंप्यूटर की भाषा है, बिल्कुल गलत है। व्यापारिक भाषा, कृषि कोड, गलत है। एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल की कॉपी भेजना, सीसी है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग-अलग किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, इधर जो लिखा जाता है वो क्या होता है? यूजर नेम। और ये क्वेश्चन आपके 1262 में पूछा जा चुका है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन जोड़ता है? कौन-सा सिंबल जोड़ता है? तो ये है @ ठीक है? किस चिन्ह का उपयोग करते हैं यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग-अलग करने के लिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं यूज़र नेम और डोमेन नेम को जोड़ने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? ईमेल पते में केवल एक चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बीसीसी फील्ड सीसी फील्ड के समान है, बस अंतर केवल इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। जो बीसीसी होता है और सीसी, इसमें जो प्राप्तकर्ता होते हैं वो खुले हुए होते हैं, मतलब आप जान सकते हो कि फलाना मेल किस-किस को और भेजा गया है। लेकिन जब बीसीसी का इस्तेमाल होता है तो फिर उसमें आप के जो मेल होते हैं और जिन्हें-जिन्हें भेजा जाता है या जो-जो मेल के प्राप्तकर्ता होते हैं वो गुप्त रहते हैं। ठीक है? तो ये भी सही है और ये भी सही है, कह रहा है गलत कौन है? ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है।
नेक्स्ट देखो, @yahoo.com ये लिखा है। ये क्या है? ये एक ईमेल है, ठीक है? अ, कोई भी ईमेल है, जैसे आप लोग ईमेल अपनी बनाते होगे, तो @gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, ठीक है? तो हाँ, ये एक ईमेल है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता ये दिया है आपको, तो यहाँ पर mars.org ये क्या दर्शाता है? mars.org यानी mars.org ये दर्शाता है, ये क्या है? ये है आपका यूजर नेम, ठीक है? और ये है एट द रेट चिन्ह, और ये जो एट द रेट चिन्ह के बाद लिखा है, इसे कहते हैं डोमेन नेम। अब आप देख लो आगे, सदस्य का नाम गलत है, डोमेन नेम यही सही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ईमेल पते का सही संरूप निम्नलिखित में से क्या है? ईमेल पते का सही रूप क्या है? आओ जरा देखते हैं। वेबसाइट, दो एट द रेट आ गए, ये तो गलत हो गया। सेल्स @website .info यही सही है। जैसे आप अगर लिखते हो रेखा रेखा अंडरस्कोर 314 @gmail.com, तो ये क्या है? ये यूजर नेम है। इसके बाद आपने डोमेन नेम का इस्तेमाल किया, तो यही तो इसमें पूरी प्रॉपर्टी फिल कर रहा है। ये हो गया यूजर नेम और ये हो गया डोमेन नेम, ठीक है? यहाँ पर एट द रेट चिन्ह का इस्तेमाल किया नहीं गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? कौन सा विकल्प नहीं होता है? ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31, फिशिंग की सूचना दें होता है, मैसेज का अनुवाद करें, मैसेज की प्रति बनाएं, ये वाला नहीं होता है ऑप्शन, ठीक है? मैसेज की प्रति बनाएं या हम कहें कॉपी मैसेज, इसका विकल्प नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल होते हैं? ईमेल हेडर में, दरअसल ईमेल हेडर क्या होता है? ईमेल हेडर, ये आप समझो, ईमेल हेडर वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है, दर्ज की जाती है। जैसे जब आप ईमेल डायलॉग बॉक्स खोलते हो तो टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, और फिर एक बॉक्स और नीचे खुलता है जिसमें लिखा होता है सब्जेक्ट, ठीक? ये होता है आपका। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो अब आप देख लो आगे, टू भी होता है, सेव नहीं होता है, सीसी भी होता है, पीसीसी भी होता है, तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा यही सही है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है? ईमेल शिष्टाचार क्या नहीं है? ईमेल शिष्टाचार नहीं है, दरअसल ईमेल को बिना कारण बताए आगे भेज देना, या अपने ईमेल के प्रति उचित विषय रखना, चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना, ये ईमेल शिष्टाचार है। सामग्री की वर्तनी जांच करना, सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनियां गलतियां नहीं है, ये भी है। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना, ये भी ईमेल शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना, कि इसे क्यों भेजा जा रहा है, इसका क्या करना है, ये बिना बताए ही संदेश को आगे भेज देना, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको बताना पड़ेगा। ईमेल को बिना कारण बताए आगे नहीं भेजना चाहिए, ये ईमेल शिष्टाचार है, तो ये गलत हो गया, ठीक है? हाँ, तो यही आपसे पूछा गया था, सही उत्तर बताओ, और यही सही है। क्वेश्चन नंबर 34, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? कौन से हैं? इधर यूजर नेम, इधर डोमेन नेम। डोमेन नेम और इधर है यूजर नेम, ठीक है? प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता गलत है। वैधानिक नाम, फोन नंबर गलत है। हस्ताक्षर पासवर्ड गलत है। प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम, ये यूजर नेम का मतलब होता है प्रयोगकर्ता का नाम, ठीक है? और डोमेन नेम यही सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 देखो, कौन सा प्रोटोकॉल है जो उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है? मैंने आपको क्या बोला था? ये है इंटरनेट, ठीक है? किस प्रोटोकॉल का आप इस्तेमाल करते हो जब आप ईमेल भेजते हो, भेजते हो उस समय प्रोटोकॉल कौन सा है? उस समय प्रोटोकॉल है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आप जब किसी मेल को रिसीव करते हो तो फिर कौन सा प्रोटोकॉल होता है? पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपसे बोल रहा है कि ईमेल संदेशों को भेजा जाता है उस समय कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? आंसर होगा एसएमटीपी, सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल पता india@solu.edu में इंडिया क्या है? देखो, जैसे ही मैंने लिखा था इधर कुछ भी नाम लिखा, रेनू 131 @gmail.com या yahoo.com hotmail.com, इधर वाला जो पार्ट था वो हमारा कहलाता था यूजर नेम। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट था वो कहलाता था क्या बोलते थे इसको, ये तो यूजर हो गया प्राप्तकर्ता का, और इसे क्या बोला जाता था, यूजर नेम, और देखो मैं नाम भूल गया, हाँ डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम। अब देखो एक बार, इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया है यूजर नेम, तो आंसर हो जाएगा यूजर नेम। ठीक है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः कहा जाता है स्पैम। ठीक है, इसे कहा जाता है स्पैम। बात समझ पा रहे हो, हाँ सही उत्तर हो जाएगा स्पैम। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी का इस्तेमाल होता है? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, तो ये इंटरनेट लेयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है। इंटरनेट लेयर, नेट या इसी को कहा जाता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, हाँ। अच्छा ये लिखा है फिजिकल लेयर, ये क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये लिखा है फिजिकल लेयर, ये क्या है? दरअसल फिजिकल लेयर नेटवर्क के लिए, फिजिकल लेयर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर की विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है, विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार ये जो डेटा लिंक लेयर लिखा है, इसमें नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करना, इसे दर्शाया जाता है। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, भारतीय मूल के शिव अय्यादुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ये हैं ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल भेजते समय बीसीसी का क्या दर्शाता है? बीसीसी दर्शाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल जो आईडी होता है उसमें निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है? तो ध्यान रखें इसमें गुंजाइश नहीं होती है स्पेस की, या हम कहें रिक्त स्थान की। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, एक ईमेल का अर्थ क्या है कि वह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने जाने पर आपके इनबॉक्स में शीट्स पर वापस आ जाएगा, जैसा कि आप इसे फिर से प्राप्त कर सकें। ये होता है स्नूजिंग। ठीक है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, और आप इसको अपने ईमेल बॉक्स में इन सारे विकल्प को एक बार आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो, इन सारे विकल्पों को आप इस्तेमाल करके भी देख सकते हो, तो ज़्यादा गहराई से आप समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के बारे में फ़ाल्स कथन कौन-सा है, गलत कथन कौन-सा है? संग्रह, क्वेश्चन नंबर 46, संग्रह करने से संदेश इनबॉक्स देखने से हट जाता है, गलत कथन पूछ रहा है। संग्रहीत संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, यही गलत है। संग्रहीत संदेशों किसको है, आप किसको खोज नहीं सकते हो, जो भी मेल आपके संग्रहित हुए हैं, तो संग्रहित संदेशों को खोजा जा सकता है। ठीक है, हाँ यही हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं, आप इनको पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जाता? तो कौन सा है जो खाली नहीं छोड़ा जाता है? देखो, टू, सीसी, बीसीसी और एक होता है सब्जेक्ट। तो ये जो टू है, ये निम्नलिखित में से, हाँ यहाँ आपसे पूछ रहा है, ये जो टू है आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि टू ही है जिसे आप भेज रहे होते हो। जैसे कोई मेल है, आप किसे भेजते हो, तो हाँ, जिसे भेजते हो अगर वही आप नहीं भरोगे तो फिर मेल जाएगा उसके पास कैसे? ठीक है, हाँ तो टू को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन इन्होंने विकसित किया था, बिल्कुल सही है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है, ये गलत है। जो बिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है। ठीक है, हाँ तो इसमें केवल दो गलत होगा। कौन सा गलत है? केवल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स लगाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और मैंने अभी आपको बताया था खाली नहीं छोड़ा जाता है, यूपी पीसीएल 2018 में पूछा गया है ना? तो याद रखिएगा टू।
तो इसलिए जितने भी जहाँ से भी प्रीवियस ईयर्स मिले, आप उनको लगाइएगा ज़रूर, ठीक है? और मैं इस सीरीज़ में आपको अधिक से अधिक जितने भी हो सकते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स में अभी तक कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपके समक्ष रखने का प्रयास पूरा का पूरा करूँगा, ठीक है? हाँ, तो लगातार जुड़े रहिए हमसे और इसकी अगर आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करनी हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी लगातार जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, अनअपेक्षित ईमेल या जंक मेल ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया था 3-4 क्वेश्चंस ये रिपीट हो चुके हैं। ये एसएससी 2012 में पूछा गया था, इससे पहले पीसीएल में पूछे गए थे। तो ये स्पैम है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, कह रहा है कि का अर्थ ये यहाँ पर किसी ऑप्शन को आपको भरना है। इसका अर्थ होता है कि उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ आ जाती है। ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्पैम को। स्पैम का अर्थ होता है कि उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ आ जाती है। तो याद रखिएगा स्पैम को मैंने और भी कई सारे नाम दिए हैं, ठीक है? हाँ, तो जंक ईमेल भी इसे कहा जाता है। तो ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैम। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? 50 तक हम लोग कर ही चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट वाकई में एक टेलीटाइप नेटवर्क होता है। यह एक टेलीटाइप नेटवर्क है। अच्छा, करता क्या है? दरअसल यह एक कमांड होता है कमांड होता है जो टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से दूरस्थ यानी कि जो दूर कंप्यूटर होते हैं, दूरस्थ कंप्यूटरों को एक्सेस करता है एक्सेस करता है, ठीक है? हाँ, तो ये है टेलीटाइप नेटवर्क यानी कि टेलनेट। आमतौर पर जो टेलनेट का प्रयोग होता है वो होस्ट कंप्यूटर पर रखे डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य है टेलीटाइप नेटवर्क, ठीक है? नेट से आशय होता है नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम बनाती है, कैसे? टेलनेट सेवा और एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है क्या करने में? फाइल ट्रांसफर करने में, बूटिंग रिमोट कंप्यूटर में, रिमोट लॉगिन में। ये सही है। वास्तव में रिमोट लॉगिन होता क्या है? रिमोट लॉगिन जो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि सपोज करो ये यूजर है, ये अपने सिस्टम के आगे बैठा है, ठीक है? और दूरस्थ कोई कंप्यूटर है, तो इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित कोई भी डेटा हो या फिर सूचना हो या उसका कोई भी संसाधन हो, उसका उपयोग ये बंदा कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो रिमोट लॉगिन इसी को कहा जाता है। रिमोट लॉगिन क्या है? इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डेटा, सूचना, संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता को ही कहा जाता है रिमोट लॉगिन, ठीक है? हाँ, तो टेलनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता को रिमोट लॉगिन की सुविधा उपलब्ध कराती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिकीय अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति भी देती है? क्वेश्चन में ये कह रहा है सपोज करो आपने कोई ईमेल आईडी बनाई, मान लो मयंक 687@gmail.com, ठीक है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको संख्या को भी अलाउ किया, यानी कि जीमेल कह रहा है कि आप संख्याओं का भी इस्तेमाल कर सकते हो ईमेल आईडी बनाने में, आप अक्षरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो इस्तेमाल? आप कर सकते हो एक सिंबल का इस्तेमाल जिसका नाम है कहा जाता है और आप एक डॉट का प्रयोग कर सकते हो। ये देख रहे हो ना डॉट? अब आओ ऑप्शन में, आप एक डॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वल का नहीं, एम्परसैंड का नहीं, डैश का नहीं, बल्कि अगर यही अंडरस्कोर होता तो आप इसका इस्तेमाल कर लेते, ठीक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉट। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हो, तो आप उनके ईमेल एड्रेस को किस चिन्ह के द्वारा प्रयोग करके अलग-अलग करते हो? जैसे आप ऐसे समझो, क्वेश्चन में आपसे केवल इतना कहा है कि जब आप ईमेल डायलॉग बॉक्स खोलते हो ना, तो यहाँ पर ईमेल हेडर होता है। सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर होता है टू। आप किसे मेल भेजना चाहते हो? यहाँ पर होगा सीसी बीसीसी, ठीक? यहाँ पर होता है सब्जेक्ट और सबसे नीचे वाले कॉलम में होता है सेंड, ठीक है? आप इसको जब आप क्लिक कर देते हो तो आपकी मेल चली जाती है ना?
ये आप अपना ईमेल डायलॉग बॉक्स खोलिए, उसमें देखिए पूरा का पूरा ऐसे ही एज़ इट इज़ बना होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को मेल भेजना चाहते हो, सपोज़ करो एक आप भेज रहे हो मयंक एट द रेट, हाँ, वगैरह-वगैरह। दूसरा आप भेज रहे हो भूषण 676 एट द रेट फलाना-ढिकाना, ठीक है? तीसरा आप एक मेल भेज रहे हो अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, ठीक? अब आप समझो मयंक, भूषण और नरेंद्र मोदी, इन सबको भेज रहे हो। तो क्वेश्चन में केवल आपसे ये पूछा है कि जब मयंक का पूरा आप एड्रेस लिखते हो, फिर आप भूषण जी का आप एड्रेस लिखोगे, फिर आप नरेंद्र मोदी जी का एड्रेस लिखोगे, तो इनको आप किस चिन्ह के द्वारा अलग-अलग करते हो यहाँ पे? ये है चिन्ह, कॉमा। इसको कहा जाता है अल्पविराम, ठीक है? बात आप समझ पा रहे हो? ईमेल एड्रेस को किस चिन्ह के प्रयोग से अलग किया जाता है? तो कौन-सा है? ये वाला चिन्ह, कॉमा, ठीक? इसे ही कहा जाता है अल्पविराम। नेक्स्ट देखो, ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है? ईमेल हस्ताक्षर क्या होता है? दरअसल जो ईमेल हस्ताक्षर होता है वो ईमेल संदेश के अंत में प्रेषक के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें वही ऑप्शन आपको खोजना है। एक क्यूआर कोड होता है, गलत है। यह आपके ईमेल के साथ भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर, बिल्कुल गलत है। यह वास्तव में ईमेल बॉडी के अंत में संलग्न प्रेषक की ईमेल आईडी नहीं होती है, प्रेषक के बारे में जानकारी दी होती है, उसमें टेक्स्ट होता है। यह एक ईमेल संदेश के अंत में संलग्न टेक्स्ट का एक ब्लॉक है, ठीक है? ये सही है। और जिसमें आम तौर पर उपभोक्ता या उपयोक्ता की जानकारी हमें दी गई होती है। ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हम ईमेल के ज़रिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? कितने आप भेज सकते हो? कोई संख्या नहीं है, मैनी आप भेज सकते हो, बहुत सारे। वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट्स। बात समझ पा रहे हो? और 25 एमबी तक की फाइलें आप लिंक करा सकते हो इसमें। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ईमेल में जो स्टोरेज देता है ना गूगल, वो कितना होता है? 10 जीबी होता है, 15 जीबी होता है, 50 जीबी होता है या 115 जीबी होता है? बताओ मुझे। ईमेल में जो फ्री का स्टोरेज आपको मिलता है, ईमेल सर्विस की तरफ से, गूगल की तरफ से, वो उसकी क्षमता कितनी होती है? ठीक है? ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो बताइए इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आम तौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं होती है? तो कुछ फाइलें होती हैं जो निष्पादन योग्य फाइलें होती हैं, जो निष्पादन योग्य फाइलें होती हैं, यानी कि एग्जीक्यूटेबल जो फाइलें होती हैं ना, उनकी अनुमति, हाँ, जो जीमेल है, ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जीमेल इनकी अनुमति नहीं देता है। क्यों? वायरस की संभावना होती है। तो जो भी फाइलें हैं, अगर वो .exe से समाप्त हो रही हैं, यानी कि .exe से समाप्त होने वाली फाइलें, इनको भेजना है तो इनको भेजने की अनुमति हमें जीमेल नहीं देता है। तो आंसर हो जाएगा .exe, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईमेल लिखते समय तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन-सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो कौन-सी जगह है जिसे आप खाली नहीं छोड़ सकते हो? तो ऐसे देखो इसको, ये आपका ईमेल डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक? एक कॉलम ऊपर है, एक कॉलम नीचे है और एक सबसे नीचे है। यहाँ पर अटैचमेंट वगैरह के सिंबल बने होते हैं। जो पेपर क्लिप्स वगैरह होती हैं वो सारे सिंबल, और यहाँ पर लिखा होता है सेंड। ये जो है बॉक्स, यहाँ पर लिखा होता है टू, यहाँ पर है सीसी और ये है बीसीसी। ये नीचे वाला, इसमें लिखा होता है सब्जेक्ट, और ये जो पूरा का पूरा है ये मेल के लिए जो आप लिखना चाहते हो, यहाँ जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, जो कुछ भी आप मैटर डालना चाहते हो उसके लिए ये जगह खाली होती है। तो कह रहे हैं कौन सी जगह हमें नहीं छोड़नी चाहिए? आपको हर हाल में ये वाला बॉक्स भरना पड़ता है, यानी जो टू होता है या फ्रॉम होता है, इसे आप भरते ही भरते हो। आप किसे भेज रहे हो, इसका आशय ये है, यानी कि टू यानी कि किसे भेजा जा रहा है मेल। तो जब तक आप इसको ही नहीं डालोगे तो मेल भेजने का आशय क्या है? मेल भेजने का अर्थ क्या है? मेल जा ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो टू फील्ड को हमेशा आपको भरना पड़ता है, याद रखिएगा। इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक मेल है जो संबंधित प्रोटोकॉल, 1 मिनट, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ ठीक से। निम्न में से कौन-सा एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो ईमेल से संबंधित कौन-कौन से प्रोटोकॉल हैं? आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? कौन-कौन से हैं? जैसे मैं आपको बताऊँ, एक तो हो गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं, पीओपी का अर्थ क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? एक हो गया आईएमएपी और एक आप याद रखिएगा एसएमटीपी।
इन 3 प्रोटोकॉल का संबंध है ईमेल से, ठीक? अब इनके फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं। पीओपी से आशय है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक? आईएमएपी को याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, इसके बाद एसएमटीपी को याद रखिए, इसका नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात समझ पा रहे हो? लेकिन एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका संबंध मेल प्रोटोकॉल से तो नहीं है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, जीमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं, तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे? सबसे पहले आप जाओगे अटैचमेंट बॉक्स में, ठीक है? इसके बाद आप जाओगे क्रिएट फ़िल्टर में और उसके बाद फिर लेबल लागू करने वाले आप डायलॉग बॉक्स में जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? आपने किया फ़िल्टर को लगाया, यानी कि क्रिएट फ़िल्टर, फ़िल्टर को बनाए। इस बॉक्स में आप जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल बॉक्स, ठीक है? मेल बॉक्स एक बॉक्स होता है, जब आप मेल डायलॉग बॉक्स खोलते हो, तो यहाँ कई सारे विकल्प आपको दिए होते हैं। स्पैम, मेल बॉक्स, सेंड का भी ऑप्शन होता है। तो ये क्या है? ये दरअसल फ़ोल्डर होते हैं। जैसे एक फ़ोल्डर होता है आपका इनबॉक्स का, ठीक है? ये एक फ़ोल्डर होता है। इनबॉक्स में क्या होता है? इनबॉक्स में इनकमिंग ईमेल को स्टोर किया जाता है, जो आने वाली हैं। जो ईमेल आपके पास आ रही हैं, वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होंगी? वो सारी होती हैं इनबॉक्स में, ठीक है? इसके बाद एक और आपके पास ऑप्शन होता है, वो होता है स्पैम फ़ोल्डर का। 1 मिनट, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, काफ़ी हौच-पौच हो रहा है। स्पैम फ़ोल्डर, इसमें क्या होता है? स्पैम फ़ोल्डर में वो सारे मेल्स आपके स्टोर होते हैं जो अनचाहे होते हैं, जो जंक ईमेल्स होते हैं, यानी कि अनचाहे मेल स्टोर होते हैं स्पैम फ़ोल्डर में, ठीक है? एक और बॉक्स होता है जिसको कहते हैं आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में क्या होता है? दरअसल जो आउटगोइंग जो आपने भेजी हैं मेल्स, वो अस्थायी रूप से आउटबॉक्स में स्टोर होती हैं। एक सेंट बॉक्स होता है, सेंट फ़ोल्डर होता है, जो आप मेल्स भेजते हो, वो सेंट फ़ोल्डर में आउटगोइंग के बाद सेंट फ़ोल्डर में भी स्टोर होती हैं। और सेंट फ़ोल्डर में अगर कोई आपकी मेल स्टोर हो गई है, तो इसका सीधा-सा अर्थ होता है कि आपने जो मेल भेजी है, वो चली गई। अर्थात जो सेंट फ़ोल्डर होता है, वो आउटगोइंग ईमेल जितनी भी आउटगोइंग ईमेल होती हैं, वो सभी को सेंट बॉक्स में स्टोर करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से भाई आप भेज सकते हो ग्राफिक्स, आप भेज सकते हो वीडियो क्लिप्स, आप भेज सकते हो वीडियो मैसेज, ये सब के सब आप भेज सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? जो चित्र संदेश है वो निजी इनबॉक्स में लगभग 30 दिनों तक रहता है। तो ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से कौन-सी है? अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन-सी है? अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है ईमेलिंग। ईमेलिंग। ईमेलिंग इंटरनेट पर अधिकतम लोकप्रिय गतिविधि है, आंसर हो जाएगा ईमेल, ठीक है? कई सारी स्पैम मेल्स भी वगैरह आते रहते हैं आपके पास। ईटीजीई, यूएमटीएस, एफडीटी और टीडीटी ये सेलुलर नेटवर्क हैं। किस जनरेशन के? ये है 3G नेटवर्क, 3rd जनरेशन के, ठीक है? और ये सेलुलर नेटवर्क क्या होता है? दरअसल ये जो सेलुलर नेटवर्क है, ये एक मोबाइल संचार नेटवर्क होता है और जिसका प्रयोग अंतिम लिंक वायरलेस के तौर पर किया जाता है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन याद रखो, यूएमटीएस, ठीक है? यूएमटीएस का एग्ज़ाम में आप आपके एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आप याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, पूरा नाम? यूएमटीएस को कहते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन यूएमटी हो गया, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है या सर्विस है? मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये संभवतः सिस्टम, ठीक है? सिस्टम, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछा गया यूएमटीएस का पूरा नाम। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल अटैचमेंट के द्वारा किन्हें भेजा जा सकता है? टेक्स्ट फाइल को, केवल ऑडियो फाइल को, केवल वीडियो फाइल को, तो ये सभी को भेजा जा सकता है। आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो, है ना? नेक्स्ट देखो, एक ईमेल में क्या समाविष्ट हो सकता है? टेक्स्ट, इमेज, लेकिन फाइल नहीं, सब कुछ होता है भाई। इमेज नहीं, गलत है। फाइल नहीं, गलत है। टेक्स्ट भी होता है, फाइल भी होता है, इमेज भी होता है, यही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत में आपको हाथ रखना है कि कौन सा कथन गलत है। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद आप अपनी आईडी को लॉग आउट कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको ईमेल आप पढ़ लें, आप ईमेल को भेज दें किसी को अगर भेजना चाहते हो, और अगर ये सब काम आपका समाप्त हो गया है तो आप फिर अपनी ईमेल को साइन आउट करें। साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है। ईमेल के संबंध में बीसीसी का संक्षेप, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये लिखा है ब्लैक, गलत हो गया, ये कथन गलत है। बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा केवल पहला। नेक्स्ट देखो, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने एक डायलॉग बॉक्स बनाया था, और उस डायलॉग बॉक्स में मैंने कहा था कि ये जो ऊपर का कॉलम है, यहाँ पर टू सीसी और बीसीसी लिखा होता है, और ठीक उसके नीचे एक कॉलम होता है जहां पर सब्जेक्ट लिखा होता है। सबसे नीचे एक कॉलम होता है जहां पर सेंड लिखा होता है, और कई सारी यहाँ पर आइकन्स आपको दिखेंगे, जैसे एक पेपर क्लिप दिखती है जिसका अर्थ होता है अटैचमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो ना, इसे कहा जाता है ईमेल हेडर। ठीक है। तो ईमेल हेडर में कौन से फील्ड शामिल होते हैं? सेव नहीं होता है इसमें। बीसीसी भी है, आप देख पा रहे होगे, सीसी भी है, आप देख पा रहे होगे, टू भी है, और फ्रॉम भी है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईमेल हेडर में कौन शामिल होता है? फ्रॉम भी है, सब्जेक्ट भी है, और टू भी है। तो एक, दो और तीन ये सही हो जाएगा। ठीक। सेव नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद होती है? नहीं। दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया होता है। हाँ, यही सही है। ईमेल अटैचमेंट में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं और कहीं भी उसे भेज सकते हैं। तो दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल के साथ जोड़ा जाता है और फिर उसे भेजा जाता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। नेक्स्ट देखो, रे टॉमलिंसन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ईमेल का पापा, यानी कि ईमेल का पिता। ठीक है। तो सबसे पहला जो ईमेल भेजने का काम किया था वो इन्हीं साहब ने किया था, रे टॉमलिंसन ने। निम्नलिखित में से कौन सी निशुल्क सेवा प्रदाता है? हॉटमेल निशुल्क है, रेडिफ मेल निशुल्क है, याहू निशुल्क है, और एक और है आउटलुक, ये भी निशुल्क है। तो ये सभी के सभी जितनी भी हैं ये सारी की सारी निशुल्क है। ठीक है। इनको आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हॉटमेल सेवा कब शुरू हुई थी? हॉटमेल सेवा कब शुरू हुई थी? दरअसल हॉटमेल सेवा 1996 में शुरू हुई थी, और इसे शुरू करने वाले और कोई नहीं बल्कि भारतीय मूल के एक शख्स थे जिनका नाम था सबीर भाटिया। सबीर भाटिया से फिर 1997 यानी ठीक अगले वर्ष इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। ठीक है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। तो हॉटमेल शुरू कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 1996 में। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ। अब नेक्स्ट देखो, ईमेल भेजना ये किसके समान है? ईमेल भेजना चित्र बनाने के समान है, पत्र लिखने के समान है। ईमेल में भी तो हम एक पत्र ही तो लिखते हैं। ठीक है। ऊपर वाले कॉलम को आप छोड़ दो, तो ये जो इतना बड़ा आपको बॉक्स मिल रहा है यहाँ पर हम सारा का सारा पत्र ही तो लिखते हैं। तो ये एक तरह से पत्र लिखने के समान है, चित्र बनाने के समान नहीं है, फोन पर बात करने के समान नहीं है, ये पैकेट या पैकेज बनाने के या पैकेज भेजने के भी समान नहीं है। ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है? गलत है। इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जाती है, किसी विषय पर आप जब चर्चा करते हो तो वो फिर चैटिंग वाला एरिया आ जाता है, चैटिंग। और ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। यही सही है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों को, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया जो सेवा हमें प्रदाता है वो ईमेल है। ठीक है। आंसर हो जाएगा 76 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हम एक ही मेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं तथा ईमेलों
पतों को किसके द्वारा अलग करके भेज सकते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, ज़रा मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उनके ईमेल पतों को हम किसके द्वारा अलग करते हैं? ये क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? ये जो टू वाला बॉक्स है, जब आप यहाँ पर मेल लिखते हो, ये आपने लिखा रामू 676 @gmail.com, फिर आपने लिखा मनमोहन 517 @gmail.com, फिर आपने लिखा सोनिया गांधी 976 @gmail.com। तो ये इतने सारे आपने एड्रेस लिख दिए, ईमेल आईडी डाल दी टू में, यानी इन सब के पास आपका मैसेज आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनके नामों को आप किस चिन्ह से अलग करोगे? आप लगाओगे कॉमा, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे मोहन डॉट 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 कॉमा मनमोहन डॉट 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 कॉमा सोनिया गांधी डॉट डॉट डॉट। फिर और भी आगे जोड़ना हो तो नरेंद्र मोदी डॉट 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 कॉमा, ठीक है। तो कॉमा से आप अलग करते हो। कॉमा को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है अल्प विराम। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनकमिंग ईमेल संदेश कहाँ स्टोर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 78। ये कहाँ स्टोर होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, तीन चार बातें बताई थी, कौन कौन सी? इन बॉक्स फोल्डर, फिर मैंने बताया था स्पैम फ़ोल्डर, फिर मैंने बताया था आउट बॉक्स फ़ोल्डर, फिर मैंने बताया था आपको सेंट फ़ोल्डर, और भी कई सारे बॉक्स हैं। इनकमिंग ईमेल, आने वाले जो ईमेल होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं इनबॉक्स में, ठीक है? और ये रहा ट्रैश, ट्रैश क्या होता है? किसी फ़ोल्डर से जब आप ईमेल को हटाते हो, तो वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो फिर कहाँ जाएँगे? वो फिर जाते हैं ट्रैश फ़ोल्डर में और निश्चित समय तक यहाँ पर रहते हैं, फिर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद अ, इसे कहाँ से फ़ोल्डर से फिर इस फ़ोल्डर में लाते हैं? ये जो आपको बताना चाह रहा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ऐसे समझो, ये कहना ये चाहता है कि सपोज़ करो ये हुआ, ठीक? और ये है आपका, 1 मिनट मैं इरेज़ कर देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये हुआ और ये है आपका सिस्टम, ठीक? समझना। इस सिस्टम से आपने कोई ईमेल भेजी, कोई आपने ईमेल को भेजा, लेकिन इसे जहाँ पहुँचना था, ये पहुँचा नहीं, अर्थात ये हो गया फेल। तो जब ये मेल फेल होगा तो ये फिर कहाँ जाएगा? ये जाता है आउटबॉक्स में, और उसके बाद वहाँ से आउटबॉक्स से फिर ये जब सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक आगे चला जाता है, यानी कि जहाँ आपने भेजा था ये वहाँ चला जाता है, तो फिर ये पहुँच जाता है सेंट बॉक्स में, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, कह रहा है जब आप एक बार मेल भेजते हो तो उस स्थिति में वो सबसे पहले कहाँ जाता है? आउटबॉक्स में, फिर वो जाता है सेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा पहला। आपने मेल भेजा, फेल हो गया, वो गया आउटबॉक्स में, फिर वो सफलतापूर्वक और आगे जाएगा तो फिर सेंट हो जाता है, यानी कि चला गया, जिसे भेजना था वो चला गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही है? एक जीमेल के ईमेल आईडी में एक डॉट वर्ण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मैंने लिखा मनमोहन 3876 @gmail.com, तो ये एक डॉट हो सकता है, सही है। एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार दो या उससे अधिक डॉट वर्ण नहीं हो सकते हैं, तो ये भी सही है। ये भी तो पहली ही बात कर रहा है ना, कि एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, दो या दो से, हाँ, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सही है, दोनों कथन सही है। नंबर नेक्स्ट देखो, 81। ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी क्या है? पीओपी क्या है? मैंने आपको कई सारे बताए थे। मैंने आपको बताया था पीओपी, मैंने आपको और क्या बताया था? इसके अलावा मैंने आपको बताया था आईएमएपी, ठीक है? और फिर मैंने बताया था एसएमटीपी। ये सारे के सारे मेल संबंधित प्रोटोकॉल हैं, याद रखिएगा। पीओपी का अर्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओ, मैंने गलत बोल दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का अर्थ होता है क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, मैं केमिस्ट्री में चला गया। आईएमएपी क्या होता है? आईएमएपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? एसएमटीपी का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो पीओपी का आपसे पूछा है, पीओपी का हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस देता है?
कौन है? ये है पीओपी 3। पीओपी 3 से मेरा आशय है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है? 1985 में ये अस्तित्व में आया था और किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी सर्वर पर ईमेल का पूर्वावलोकन करने, उसे हटाने, उसे खोजने, इन सब की अनुमति, इन सब के बारे में एक्सेस पीओपी 3 कर सकता है। ठीक है? तो खैर आप इतना ही याद रखो पीओपी 3 पोस्टर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फ़ोल्डर का उपयोग किया जाता है? फिर से समझो। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए किस फ़ोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है? भेजे गए मेल को सेव करना है तो यही आप करोगे इसका इस्तेमाल इनबॉक्स का, है ना? क्वेश्चन नंबर 83 का 1 मिनट मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा-सा गड़बड़ है। गड़बड़ भी है। क्वेश्चन तो हालाँकि सही है। याहू मेल में भेजे गए, यहाँ भेजे गए मैं इसको मिस कर गया। क्वेश्चन सुधार लो। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए, यानी भेजे गए से मेरा आशय है ये सेंट हो चुके हैं, तो फिर सेंट बॉक्स होगा। ठीक है? ये सही उत्तर है। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया पहली बार में। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी आवश्यक है। सिंपल सी बात है ना? जैसे ये तो ठीक वही क्वेश्चन हो गया। वस्त्र पहनने के लिए क्या आवश्यक है? वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र आवश्यक है। कपड़े हमारे पास होने चाहिए, मैं पहन लूँगा। तो ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट देखो, आईआरसी ये क्या है? आईआरसी क्या है? आईआरसी इसका अर्थ होता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है? इंटरनेट रिले चैट इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम तो पूछा ही जाता है। ये क्या है? दरअसल ये त्वरित संदेश के लिए एक टेक्स्ट आधारित चैट प्रणाली है। याद रखिएगा, क्या है ये? ये त्वरित संदेश के लिए त्वरित संदेश के लिए अ, टेक्स्ट आधारित टेक्स्ट आधारित आईआरसी सी से होता है चैट। हाँ, त्वरित संदेश के लिए टेक्स्ट आधारित ये क्या है? ये एक है चैट प्रणाली। ठीक है? इसका विकास किसने किया था? याद रखिएगा इसका विकास फिनलैंड के ओकारिनेन जैक ओकारिनेन इन्होंने इसका विकास किया था और ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित है। इसी मॉडल पर ये कार्य करता है। फिर से समझो, आईआरसी इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेट रिले चैट। ये है क्या वास्तव में? ये टेक्स्ट आधारित चैट प्रणाली है। इतना ही याद रखना है और इसका विकास किया था फिनलैंड के ओकारिनेन ने और ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है चैटिंग क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है। इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। हाँ, यही सही है चैटिंग। ठीक है? और नेटवर्क पर संदेश और फाइलों को भेजना ये ईमेल है। ये ईमेल प्रणाली है। ठीक है? और इंटरनेट एरिया जहां पर किसी विषय पर चर्चा की जाए इसे कहा जाता है चैटिंग। यहां तक बात समझ पा रहे हो? एक ही समय पर दो अलग अलग लोग जब बात करते हैं तो उसे चैटिंग कहा जाता है। रियल टाइम में होता है ये। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? ये मैंने अभी आपसे इसकी चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर शायद पहला या दूसरा था। आप लोग वहां से इसको चेक कर सकते हो। टेलनेट। ठीक है? टेलनेट इसे ही कहा जाता है रिमोट लॉगिन। अर्थ क्या होता है? टेलनेट का टेल का अर्थ होता है टेलीफोन। टेलीफोन और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है? टेलीफोन नेटवर्क अर्थात टेक्स्ट आधारित संचार प्रणाली। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टेलनेट है वो किसी स्थानीय कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़ने या हम कहें इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर डेटा सूचना संसाधन का उपयोग करने की सुविधा टेलनेट कहलाती है। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 51 में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? नेक्स्ट देखो, रेल वायर क्या है? रेल वायर क्या है? रेल वायर एक रेल ब्रॉडबैंड सेवा है। रेल ब्रॉडबैंड सेवा है और करती क्या है ये दरअसल रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 89 देखो, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटरों पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है? तो ये टेलनेट है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कह रहा है इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस सेवा में इंटरनेट इंटरनेट से जुड़े जो दूर के कंप्यूटर होते हैं, दूरस्थ कंप्यूटर होते हैं, उन पर लॉगिन करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यही है टेलनेट।
याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं कोशिश करूंगा अगली बार से वो एग्जाम भी मैं लिखवा पाऊँ कि किस एग्जाम में किस वर्ष ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टेलनेट वाला क्वेश्चन देखो 3-4 बार आप ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना? और ये आप यकीन जानिए अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय की बातचीत की तरह है? ये है चैटिंग। आप चैटिंग करते हो सोशल मीडिया में। तो वो चैटिंग क्या है? वो चैटिंग वही है, उसी स्तर की है जैसे आप घर में अपने पड़ोसियों या हम कहें अपने घर में रिश्तेदारों से करते हैं या पड़ोसियों से करते हो, तो वो एक तरह की चैटिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल भेजते समय सीसी किसमें से सूचित करता है, यानी सीसी का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका नाम है कंप्लीट कॉपी गलत है, कॉमन कॉपी गलत है, कम्युनिकेशन कॉपी गलत है, हाँ कार्बन कॉपी। बीसीसी अगर होता तब क्या बताते आप? बीसीसी होता तब आप बताते ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? किससे बना सकते हो? केवल एक मेल बॉक्स, ये बना सकते हो आप पीओपी से, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से। यह एक एप्लीकेशन लेयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, पीओपी। ठीक है, और आईएमएपी का मैंने पूरा नाम बताया था, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये हाँ, जितने भी लिखे हैं सबके फुल फॉर्म बताओ आपको। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूरा रहस्य बताओ हमें क्या है? ये पीओपी का जो पूरा रहस्य यानी पूरा नाम है वो है, कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये तो गलत है भाई, ये तो प्रोग्रेस लिखा है। हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है? देख लो, ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप क्या होता है? जैसे मैं अगर आपको कोई ईमेल एड्रेस लिखूं, जैसे विकास विकास 9187@gmail.com। ठीक, तो ये हो गया आपका यूजर नेम, और ये हो गया आपका डोमेन नेम, और ये हो गया आपका सिंबल। तो इसी आधार पर देखो, यहाँ एट द रेट कहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये एट द रेट बहुत, नेम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यही सही है भाई। ये यूजर नेम हो गया और ये हो गया डोमेन नेम, तो यही भी सही हो गया। ठीक है, यहाँ भी नहीं है, और ये सब फर्जी के सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सही है? गलत है, गलत है, एट द रेट, रमेश, एट द रेट, ये बहुत सारे डॉट्स लगा दिए हैं, गलत है, यही सही है, डी वाला। ठीक है, हाँ तो देखो, एक एट द रेट है और एक हो गया डॉट, एक एट है और एक डॉट है। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं ये देखो रमेश है, तो ये आपका हो गया यूजर नेम, और ये जो आपका पूरा पूरा coldmail.com लिखा है, ये हो गया डोमेन नेम। ठीक है, सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोरेज करने के लिए उपयोग है? यही है इनबॉक्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इनबॉक्स इनबॉक्स इनबॉक्स। ठीक है, हाँ, इसको तो याद कर लिया होगा आपने। तो जो भी इनकमिंग होती है मेल्स, उनके लिए वो कहाँ स्टोर होता है? इनबॉक्स में, और 25 एमबी तक की फाइलें आप लिंक करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी ईमेल का उपयोग करके 75 केबी आकार तक के अटैचमेंट भेज सकता है, गलत है। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, हाँ, बिल्कुल सही है, यही सही है, बाकी आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही कथन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बाकी कह रहा है कि एक ईमेल में केवल एक फाइल अटैचमेंट भेजा जा सकता है, सब गलत है। नेक्स्ट देखो, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल संप्रेषण, मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। फिर से पढ़ो, फैक्स इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। किनका प्रयोग हम करते हैं? हम करते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों का, एनालॉग और डिजिटल दोनों का। जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो जीरो और वन से इनको प्रस्तुत किया जाता है, तो एनालॉग भी है और डिजिटल सिग्नेचर भी है, ये दोनों हमारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, एनालॉग भी और डिजिटल भी। नेक्स्ट देखो, ईमेल सेवा निरूपित करता है कौन? ईमेल सेवा क्या निरूपित करता है, ये आपसे पूछा है। इजी मेल, इसका पूरा नाम आपसे पूछा है, तो ये जो ई है, इस ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक, गलत है, इस ये गलत है, इधर से ले आओ, ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। ईमेल सेवा क्या निरूपित करता है? इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है बात?
नेक्स्ट देखो, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन से कथन गलत हैं? पढ़ो। वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता। कैसे नहीं भेजा जा सकता है भाई? भेजा जा सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, यही गलत है। कौन से कथन गलत हैं? यही गलत है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है, बाकी सारे सही हैं। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि ये किस परीक्षा में आए हैं आपको भी जानकारी दी जाए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।